गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अपने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था पोल्ट्री कीपिंग यानी कि कुक्कुट पालन। उस क्लास में अपन ने उसकी नॉर्मल जानकारी प्राप्त की थी, उसके जो आवास है हैबिटेट के बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी, क्या क्या फूड चाहिए यानी कि पोल्ट्री की जो फीडिंग है क्या क्या फूड में चाहिए इसको, उसके बारे में अपन ने डिटेल से बात की थी। इसके अलावा ब्रीड्स ऑफ फॉल्स की बात की थी अपन ने, और उसके ही बेस पे अपन ने उसकी 4 क्लासेस के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी कि कौन कौन सी इसकी क्लास है। कौन कौन सी थी? एशियाटिक, इंग्लिश क्लास, मेडिटेरेनियन क्लास और लास्ट अमेरिकन क्लास। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पोल्ट्री रेयरिंग की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो पोल्ट्री कीपिंग है उसकी जो टेक्निक्स है यानी जो मुर्गी को पालने की जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है पोल्ट्री रेयरिंग टेक्निक। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है इसमें, जो स्टेप आती है वो ये है, अपन नॉर्मल ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले अपन को चाहिए एक बेस्ट क्वालिटी का एग, जिससे अपन को बेस्ट क्वालिटी का चिकन या चुज्जा प्राप्त हो सके। अपन इसका सिलेक्शन इसलिए कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का क्योंकि अपन को इसका एक उद्योग लगाना है, एक पोल्ट्री फार्म बनाना है ताकि अपन को प्रोडक्शन अच्छा मिले, आमदनी अच्छी हो। तो अपने लिए सही यही रहेगा कि अपन एक बेस्ट क्वालिटी के एग का सिलेक्शन करें। फर्स्ट पॉइंट है इसमें या फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ एग। सिलेक्शन ऑफ एग, इस स्टेप में अपन को यह लिखना है कि जो डार्क ब्राउन कलर की जो एग्स होते हैं, गहरे भूरे रंग के या डार्क ब्राउन कलर के जो एग्स होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के एग्स की तुलना में बहुत अधिक अच्छे होते हैं क्वालिटी में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डार्क ब्राउन कलर के बिग साइज के एग्स लाइट कलर के एग्स की तुलना में अधिक अच्छे या बेस्ट होते हैं। तो अपन को सिलेक्शन कैसे एग्स का करना है? लाइट ब्राउन कलर के एग्स का। तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है या टेक्निक है इंक्यूबेशन। एंड हैचिंग। इंक्यूबेशन एंड हैचिंग, इनको हिंदी में बोलते हैं इंक्यूबेशन मीन्स उष्मायन, और हैचिंग का अपन को पहले से पता है स्फोटन, यानी चिकन का या चूजे का एग से बाहर निकलना, स्फोटन। क्लियर है? तो जो सेकंड टेक्निक है पोल्ट्री कीपिंग की उसमें है इंक्यूबेशन। ध्यान देना आप, जब फॉल द्वारा एग दिए जाते हैं तो एग देने के 21 डेज बाद, कितने दिन बाद? 21 दिन बाद एग से चूजे बाहर निकलते हैं, क्लियर है? उस टाइम जैसे मान लो कि अभी चूजे एग में हैं, तो उस टाइम उनकी मदर, जो हैन मदर है, जो फॉल है, उनके द्वारा इन एग्स को नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से इंक्यूबेट किया जाता है या उष्मायन किया जाता है। अपन ये चीज जानते हैं कि जो हैन है या जो पोल्ट्री है, जो फॉल है,
वो अपने द्वारा दिए गए एग्स जो उसके एक नेस्ट में हैं उनके ऊपर बैठी रहती है और उनको एक सूटेबल टेम्परेचर और हीट उपलब्ध करवाती रहती है उनके ऊपर बैठकर। तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे नेचुरल इंक्यूबेशन, प्राकृतिक ऊष्मायन। क्योंकि अपन आर्टिफिशियल कुछ नहीं कर रहे इसमें नेचुरली हो रहा है। नेचुरली उनकी मदर जो है एग्स के ऊपर बैठकर उनका ऊष्मायन या इंक्यूबेशन कर रही है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उनको एग्स को सूटेबल टेम्परेचर और हीट यानी ऊष्मा प्रदान की जा रही है। इसीलिए ऐसा इंक्यूबेशन क्या कहलाएगा, नेचुरल इंक्यूबेशन। लेकिन इसके विपरीत अपन आर्टिफिशियल रूप से एग्स को एक सूटेबल टेम्परेचर लगभग 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड प्रदान करें। मान लो कि जैसे ही पोल्ट्री ने या मुर्गी ने अपने एग्स दिए, उनको वहां से हटाकर अपन उनको इंक्यूबेटर, अपने लैब में देखा होगा आपने, इंक्यूबेटर एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें अपन सूटेबल टेम्परेचर दे सकते हैं जितना अपन को चाहिए। तो उसके अंदर अपन 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उनको टेम्परेचर देते हैं तो ऐसा जो कल्चर है या जो इंक्यूबेशन है अपना कहलाएगा आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन या कृत्रिम ऊष्मायन। क्योंकि इसमें हेन का या मुर्गी का तो कोई रोल ही नहीं रहा है, इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ऊष्मायन या इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन का अपना क्लियर है। अगर उनकी एग्स की मदर द्वारा किया जा रहा है तो नेचुरल इंक्यूबेशन, अगर अपन आर्टिफिशियल रूप से कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, जिसमें अपन टेम्परेचर ये 37 से 38 डिग्री तक रखते हैं। क्लियर है। रही बात हैचिंग की, तो जो मैंने बताया है आपको हैचिंग का कि एग्स देने के बाद 21 डेज बाद अंडे स्फोटित होते हैं या उनमें हैचिंग होते हैं। हैचिंग होगी तो चिकन बाहर निकलेगा, यानी कि मुर्गी के चुज्जे बाहर निकलेंगे, उसको भी अपन बोलेंगे हैचिंग। तो ये था अपना इंक्यूबेशन एंड हैचिंग का पॉइंट। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, वो है ये रेयरिंग ऑफ चिकन। रेयरिंग ऑफ चिकन यानी कि जो स्फोटन होने के बाद जो अंडों से चूजे निकले हैं, जो चिकन निकले हैं, उनको चिकन बोलते हैं अपन, उनका आगे पालन पोषण कैसे करें, ये सबसे मेन अपने लिए दुविधा रहती है। तो उनका पालन पोषण अपन इस स्टेप में देखेंगे, तो ध्यान से सुनना। स्फोटित होने के बाद जब एग्स का हैचिंग होगी या स्फोटन होगा तो उसके लगभग 36 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 36 घंटे बाद उन चिकन्स को उनकी मदर से अलग हटाकर एक सूखे एवं साफ सुथरे एवं नमी युक्त नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए एवं कुछ गर्म होना चाहिए, ऐसे स्थान पर उनको रख देंगे। कहाँ से, अब अपन को पता है कि जो हैन ने नेस्ट बनाया है उसके अंदर उनके एग्स हैं, उनका 21 दिन के बाद स्फोटन होगा। जैसे स्फोटन होगा उनसे चूजे निकलेंगे, चिकन्स निकलेंगे। उन चिकन्स को स्फोटित होने के 36 घंटे बाद उनकी मदर से अलग कर एक अलग ही स्थान पर रख देंगे, पोल्ट्री फार्म में ही। और वो स्थान कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और कुछ गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनके लिए, चिकन्स के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, जगह होती है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है अपन को, जैसे ही ये चिकन 45 दिन के हो जाएं, कितने दिन के, 45 दिन के हो जाएं, तो इनको दिन में 6 बार, कितने बार, दिन में 6 बार फूड। जब ये चिकन 45 दिन के हो जाए तब इनको एक दिन में 6 बार खाना अपन को देना चाहिए। जब ये 45 दिन से ज़्यादा दिन के हो जाए तो इनको फूड के रूप में
गेहूं है, मीट है, कच्चा प्याज है। ध्यान से सुन लेना, कच्चा प्याज, गेहूं और मीट, ये खाने के रूप में इनको देना चाहिए। तो मैंने कहा 45 दिन के हो जाएं तब तो दिन में 6 बार खाना देना चाहिए। 45 दिन की ज़्यादा के हो जाएं तो इनको गेहूं, मीट और कच्चा प्याज फूड के रूप में देना चाहिए। लेकिन ये लगभग 6 महीने के हो जाएं। कितने महीने के? 6 महीने के। तो इनको दिन में 3 बार, यानी कि एक दिन में इनको 3 बार फूड देना चाहिए। और फूड में क्या देना चाहिए अपन को? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बच्चे बढ़ रहे हैं, चिकन बड़े हो रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फूड देना पड़ेगा। इतनी देर तो अपन ओनली इनको गेहूं दे रहे थे, मीट दे रहे थे और कच्चा प्याज दे रहे थे। अब इनको अपन अनाज देंगे, चूना देंगे, लाइम, ताकि इनका विकास अच्छे से हो सके। अनाज देंगे, हरी सब्जियां देंगे। अनाज में अपन को पता है कि अपन को मक्का देनी है, गेहूं देना है, बाजरा देना है, मूंगफली देनी है। ये चीज़ मैंने आपको पहले नोट कराई है फूड में, फीडिंग में। तो जब ये 6 महीने के हो जाए तो इनको अनाज, हरी सब्जियां और चूना इनको अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए। क्लियर है? ये बात थी 6 महीने के होने पर, ठीक है। इसके बाद ये एक एडल्ट हैन में या फोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और आवश्यकता अनुसार उनको अपन खाना देते रहते हैं। अब जो इनके द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 1-1 नंबर के, उनमें पूछा गया है कि ये जो पोल्ट्री या जो फोल जो है अपने एग्स देती है, उनके एक ग्रुप को क्या कहते हैं? क्लच। वापस रिपीट कर रहा हूं, हैंस के या मुर्गियों के एग्स के यानी अंडों के एक ग्रुप को, जैसे मान लो कि इसने ये ग्रुप में एग दे रखे हैं बहुत सारे, ये नेस्ट बना रखा है, तो इस एग्स का जो ग्रुप है, अंडों का जो समूह है, इस समूह को अपन बोलते हैं क्लच। तो ये चीज आप अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना कि अंडों का एक ग्रुप या मुर्गियों के अंडों का एक ग्रुप क्लच कहलाता है। क्लच गाड़ी वाली क्लच नहीं, ये क्लच दूसरा है, ठीक है, क्लच कहलाता है। तो ये तो थी अपनी पोल्ट्री रेयरिंग टेक्निक्स, पालन की विधियां या टेक्निक्स, जिनमें अपन ने सबसे पहले देखा सिलेक्शन ऑफ एग्स का सिलेक्ट किया, फिर उनको इंक्यूबेट किया। वो आर्टिफिशियल करवा रहे हैं, अपन नेचुरल करवा रहे हैं, उस पर डिपेंड है। फिर उनमें हैचिंग हुई, हैचिंग के बाद अपन ने उनका चिकन्स निकले, हैचिंग के बाद इनका उनको अपन ने पालन पोषण किया। कैसे किया वो अपन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब छोटे से 2 पॉइंट रह जाते हैं, वो ये है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एग। आपसे पूछ ले कंपोनेंट्स ऑफ एग्स, यानी कि एक अंडे में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये तो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट इसमें 0% मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट? 0%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन, और प्रोटीन में भी एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी मान लो आपको छोटे क्वेश्चन में कंपोनेंट्स के बारे में पूछे कि एक अंडे में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो आप बताओगे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट 0% या सूक्ष्म मात्रा में इसमें पाया जाता है। रही बात प्रोटीन की, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है अंडे में, और प्रोटीन में भी एल्बुमिन प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था पॉइंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्स। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट इसमें रह जाता है
वो है डिजीज का, जो काफी बार पूछा भी गया है। ये चीज नोट कर ली होगी आपने। डिजीज ऑफ फॉल्स। अब कौन कौन सी डिजीज है, आपने एक दो के नाम भी सुन रखे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। डिजीज फर्स्ट नंबर पे ले रहा हूं मैं रानीखेत। रानीखेत, इसका नाम सुना होगा आपने। जो मुर्गियों में होने वाली डिजीज है रानीखेत, उसमें इन मुर्गियों को ज्वर, जिसे बोलते हैं बुखार, डायरिया, पंखों में लकवा, पंखों में लकवा एवं यह राउंड राउंड चक्कर लगाती है। रानीखेत डिजीज में के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, लक्षण है? उसको बुखार होगा, डायरिया होगा, पंखों में लकवा आ जाएगा यानी उसे उड़ा नहीं जाएगा, ये राउंड राउंड चक्कर लगाएगी, एक ये गोल गोल घूमर डांस ही करने लग जाएगी। तो अपन ये किसकी ओर संकेत करेगा, ये लक्षण, ये सिम्टम्स रानीखेत डिजीज की तरफ। ये मोस्टली इनमें पाई जाने वाली डिजीज है या बीमारी है। सेकेंड नंबर पे अपन बात करते हैं स्पायरोकिटोसिस। स्पायरोकिटोसिस, ये जो डिजीज है, इनमें मुर्गियां में रात के टाइम या नाइट में टिक्स, नाइट में टिक्स ब्लड चूसती है, ब्लड चूसती है। यानी कि जो स्पायरोकिटोसिस डिजीज है मुर्गियों में पाई जाने वाली, उसमें क्या होता है कि रात के टाइम टिक्स, जैसे आपने देखी होगी चिचड़ियाँ, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में यूज में लेते हैं, जो गाय भैंस पर लगी हुई होती है और वो कंटिन्यू उनका ब्लड चूसती रहती है और कुछ टाइम बाद अलग हो जाती है। तो इनमें भी कुछ टिक्स पाई जाती है ब्लड चूसने वाली, जो स्पेशली नाइट को ही इन मुर्गियों का ब्लड चूसती है, जिसके कारण इन मुर्गियों में खून की कमी हो जाती है और जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं स्पायरोकिटोसिस। ये थी सेकेंड नंबर की डिजीज। थर्ड नंबर की एक और लेते हैं, एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी एपोप्लेक्सी जो डिजीज है वो मुर्गियों में अधिक फूड ग्रहण करने से होती है, अधिक फूड ग्रहण करने से। यानी कि जो एपोप्लेक्सी डिजीज है इनमें होने वाली, वो ज्यादा फूड या अधिक मात्रा में फूड ग्रहण करने के कारण इनमें होती है। तो ये तीन मोस्ट डिजीज मैंने बताई है आपको, रानीखेत, स्पायरोकिटोसिस और एपोप्लेक्सी, जो इनमें कुछ स्पेशली सिम्टम्स के द्वारा अपन पहचान सकते हैं। एपोप्लेक्सी मैंने बताया कि अधिक फूड ग्रहण करने के कारण होगी, लेकिन जो रानीखेत है उसके सिम्टम्स अपन मैंने आपको सामने लिखे हैं, इनके कारण रानीखेत डिजीज होती है, जो मोस्टली इनमें पाई जाने वाली डिजीज है। तो ये था अपना पोल्ट्री कीपिंग का टॉपिक, जो आज कंप्लीट है। ठीक है, धन्यवाद।